आज तक अंडमान निकोबार को आप एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देख रहे होंगे, परंतु आज आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आज से आप ये मानने लगेंगे कि अंडमान निकोबार इंडिया का हथियार है जो चाइना की बोलती बंद कर रहा है। आज हम ये भी जानेंगे कि चाइना अंडमान निकोबार को लोहे की दीवार क्यों कहता है और क्यों परेशान है चाइना अंडमान निकोबार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वो कर दीजिएगा जो करना चाहिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है एशिया का मैप। इसके नीचे आप दक्षिण की ओर देखिएगा तो ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जस्ट थोड़ा सा बगल में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसको लेकर आज की पूरी चर्चा रहने वाली है। ये है हिंद महासागर, ये है प्रशांत महासागर और ये है मलक्का की जल संधि। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी मलक्का की जल संधि। ये है दक्षिणी हिंद महासागर और ये है उत्तरी हिंद महासागर। आप उत्तरी हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति को देख सकते हैं। उत्तरी हिंद महासागर को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है, जिसके कारण भारत का लोकेशन हिंद महासागर के सेंटर में दिख रहा है। हिंद महासागर किनारे पे अफ्रीका के देश, पश्चिमी एशिया के देश जैसे यमन, ओमान, यूएई, दक्षिणी एशिया के देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश हिंद महासागर से जुड़े हैं। इसका मतलब है पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाली कड़ी भारत है। स्पेशली अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने, सामंजस्य स्थापित करने में, व्यापार को आगे बढ़ाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि भारत की अवस्थिति सेंट्रलाइज लोकेशन पे है। इन सभी देशों की तुलना भारत के साथ करें और देखें क्या भारत से ज्यादा इन सभी में से किसी देश का क्षेत्रफल है, क्या इन सभी में से किसी की भारत से ज्यादा जनसंख्या हो सकती है। इसमें तो चांस ही नहीं। हम चाइना को पीछे छोड़ दिए और क्या ही कोई आएगा। अगर बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी में भी हम 3rd रैंक पे जाने वाले वर्ल्ड के। फर्स्ट 2 है यूएसए और चाइना। चाइना सेकेंड पे अभी लंबे समय तक बना रहेगा। हम 3rd पे चले जाएंगे, किसको बीट करके? जापान को बीट करके। और जो टॉप 2 है वो हिंद महासागर के किनारे पे नहीं है, वो कहीं और है। तो इस तरह इकोनॉमिक पावर भी कोई इंडिया से बड़ा हिंद महासागर के क्षेत्र में नहीं है। मिलिट्री भी इन सभी में से किसी की भारत से बड़ी। इसका मतलब सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारा, सबसे बड़ी आर्मी हमारी और सबसे बड़ा इकोनॉमी हमारा इस हिंद महासागर क्षेत्र के रीजन में। तो इन सभी पहलुओं को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि नहीं कि भारत हिंद महासागर का लीडर होना चाहिए, और क्योंकि इसको लीडर होना चाहिए तो इसके अनुसार भारत का प्रभाव भी तो होना चाहिए। वही अगर कोई बाहरी हिंद महासागर में आकर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करे तो भारत को तो बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि हिंद महासागर सामरिक रूप से या समुद्री गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है और भारत चाहता है कि अफ्रीका के साथ भी सहयोग करे, पश्चिमी एशिया के साथ सहयोग करे, साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भी हमारा सहयोग बेहतर रहे। और इन सभी को पूरा करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक क्रिटिकल पॉइंट पे स्थित। जापान भी दुनिया का एक इंडस्ट्रियल कंट्री और इसका भी बाजार यूरोप, अफ्रीका और एशिया ही है। और अगर जापान को इन सभी जगहों पे अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपना सामान पहुंचाना है सेल करने के लिए, तो वो कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा, मलक्का की जल संधि से। मलक्का की जल संधि से ही होकर इसको भी जाना होगा। अब आप बोलेंगे उधर आर्कटिक सागर से भी तो होके जा सकता है, तो आर्कटिक सागर से जाना इतना आसान होता तो इधर क्यों आते? उधर तो बर्फ जमी है, बर्फ जमी है तो उधर शिप चलेगा ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? तो अंततः कितना भी कूद काट कर ले, उनको यूरोप जाना है, उनको अफ्रीका जाना है, उनको एशिया के पश्चिमी हिस्से में जाना है, तो ऐसे ही घूम घाम के जाना होगा। अर्थात जापान जैसे जो भी बड़े औद्योगिक देश हैं उनके लिए जो बड़े बाजार हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे देश, इन बाजार का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? यही मलक्का की जल संधि से। यही सेम चीज कोरिया को भी फेस करना होगा। उसका भी बाजार एशिया, अफ्रीका, यूरोप ही है। अब इसको भी वहाँ जाना होगा तो यहीं से गुजरना होगा, मलक्का की जल संधि से। इधर यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में देखिएगा तो थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश जो मैन्युफैक्चरिंग के हब है, हार्डवेयर बनाते हैं जैसे मोबाइल का चिप, लैपटॉप का चिप, ये सब भी तो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे और इनको भी तो सेल करने के लिए इसी जल संधि से होके गुजरना पड़ता होगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए चाइना घूमता फिरता आया और यहाँ मलक्का की संधि से को पार किया और अंडमान निकोबार का दर्शन किया, बेचारा परेशान होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ हम अपना मिलिट्री बेस बना दे और कहे जल, थल और वायु तीनों सेना मिल जाओ यहाँ पे, तो कैसा लगेगा चाइना को? ओह,
मत पूछ। और इतना ही नहीं, ये भी कह दे कि तुम अपनी सेना हमेशा यहाँ पे तैयार रख, जितने भी हेवी वेपन है चाहे जो भी है स्पेशल जो भी है यहाँ फिट कर दो। जब भी कोई कुछ चू चपड़ करे सीधा तीनों मिल के उसकी तू मैं निकालो। इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ट्राई सर्विस कमांड बना ले। बाकी का छोड़िए, चिंतित होगा क्योंकि स्पेशली उसी को दिक्कत है। इंडिया को वही तू मैं इंडिया से बार बार वही करता है। सबसे ज्यादा कौन चिंतित होगा? वही जो सबसे ज्यादा हमें चिंता देता है। चाइना बहुत चिंतित होगा क्योंकि उसको पता है अब सिर्फ यहाँ नेवी नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए भी एयरफोर्स है। तो चाइना समझ जाएगा कि कुछ भी किए तो रेल दिए जाएंगे, इसीलिए चाइना शांत रहेगा और डरेगा उससे, क्योंकि चाइना अपना प्रभाव हिंद महासागर में जमाने किधर से आता है? वही मलक्का की जल संधि से। घूम के तो आ नहीं सकता है पूरा, तो कहाँ से आएगा? वही मलक्का की जल संधि से, और उसको वही दर्शन हो जाए। वो हिंद महासागर में आता तो मलक्का की जल संधि से ही है, उसके लिए हिंद महासागर का गेट तो पतला सा ही है। जैसे ही चाइना मलक्का की जल संधि से होकर गुजरेगा, हमारे इस पतले सर्कल से रास्ते से गुजरना होगा उसको। और ये देखिए हमारा यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह है। अब बताइए क्या यहाँ पोर्ट का विकास नहीं करना चाहिए? यहाँ थोड़ा ऊपर देखिए, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जहाँ भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड है, ये थोड़ा दूर पड़ जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे नहीं बैठा देना चाहिए ट्राई सर्विस कमांड को। वहाँ पे रहे सपोर्ट के लिए, बैकअप के लिए, बट यहाँ भी तो होना चाहिए। तो यहाँ बनाना चाहिए या नहीं? यहाँ भी करना चाहिए ताकि ये ट्राई सर्विस कमांड और प्रभावी हो सके। बताइए ये जो निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं? अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। चाइना को व्यापार करना था, इधर से आराम से कर सकता था, इधर से कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी नहीं होता समुद्र, तो उसको व्यापार करना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इधर देखिए अंडमान के थोड़ा सा ऊपर कोकोंग बंदरगाह ये म्यांमार का है। इधर देखिए थोड़ा सा यहाँ बांग्लादेश के पास चितगोंग का बंदरगाह, ये बांग्लादेश का है। और अब थोड़ा नीचे है ये श्रीलंका के पास, ये है हम्बनतोता बंदरगाह। इधर देखिए, इधर पाकिस्तान की तरफ आइए, ग्वादर बंदरगाह, यह बंदरगाह पाकिस्तान का है। और इसको क्या बोला? मोतियों की माला, जिसे चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दे रहा है। जब 1996 में इसको मोतियों का माला कहा था, तब बोला था कि हिंद महासागर का सैन्यकरण करेंगे। तब विश्व के अनेक देशों ने चाइना की विदेश नीति की जमकर आलोचना की और ये कहा कि चाइना विश्व में शांति और व्यापार को बढ़ावा देने के स्थान पर युद्ध और अशांति की स्थिति को पैदा कर रहा है। तब चाइना दबाव में आकर 2013 में इसका नाम बदलकर MSR मैरीटाइम सिल्क रूट कर दिया और अब बोल रहा है कि हम हिंद महासागर का सैन्यकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पोर्टों का विकास कर रहे हैं। पर चाइना कितना भी बोले, दुनिया को तो पता ही है उसके पीछे का सच। और यहाँ जो श्रीलंका का हम्बनतोता बंदरगाह है, यहाँ पर चाइना की मिलिट्री सबमरीन कई बार देखी जाती है। अब जब ऐसा कर रहा है चाइना, तो पूरे हिंद महासागर का लीडर कौन है? भारत। तो भारत को चाइना चुनौती दे रहा है कि नहीं? जब चुनौती पेश कर रहा है तो हमको उसका जवाब देना होगा ना। जवाब जब घर में आ जाए, मतलब हिंद महासागर के अंदर आ जाए तब दे, या मलक्का की जल संधि के पास गेट पे ही जवाब दे? वही यहाँ देखिए हमारा अंडमान निकोबार वहीं पे है ना, गेट पे स्वागत के लिए। क्योंकि चाइना को पता है कि अंडमान ही एक ऐसा जगह है जहाँ से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए चाइना अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देश नीति में इसको लोहे की दीवार कहता है। तो इस तरह भारत अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ाकर चाइना को मोतियों की माला के बदले में नेकलेस ऑफ डायमंड को गिफ्ट कर रहा है। इंडिया ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, और भी किया है, क्योंकि चाइना इतने से ही बाज नहीं आने वाला है। उसने कश्मीर के तरफ भी अपना दबदबा बनाना स्टार्ट कर दिया था। आपने OBOR का नाम तो जरूर सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये स्ट्रेटर्जी भी चाइना की ही है, जो 2 रूट से है, एक लैंड रूट, एक सी रूट। लैंड रूट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है और सी रूट में आता है MSR मैरीटाइम सिल्क रूट। मैरीटाइम सिल्क रूट का विस्तार वहाँ अफ्रीका तक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जमीन वाला हिस्सा आता है। भारत के कश्मीर से होकर CPEC चाइना बना रहा है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत ने बोला कि ये हमारी संप्रभुता के अंदर है, बट चाइना समझे तब तो, वो समझा ही नहीं। अब बताइए भारत को चाइना चारों तरफ से घेर रहा है या नहीं? भारत कहेगा ऐसे कैसे घेर लोगे, हम भी कमजोर नहीं है कि तुमको घेरने दे। फिर भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो चाइना रुकने वाला है नहीं। बेसिकली मेन मुद्दा जो है ना, वो CPEC का ही है। CPEC कहाँ से ले जा रहा है? भारत के जम्मू कश्मीर से, जो भारत की संप्रभुता का मामला है। तो भारत कहेगा कि नहीं कि भाई ये मत करो, बट सुने तब तो नहीं सुनेगा तो कुछ न कुछ तो करना होगा ना इंडिया को। अब जब चाइना बात से नहीं मानेगा, बातों का खंडन करने से नहीं मानेगा, तो हमें भी उसकी संप्रभुता को चुनौती देनी होगी।
तो हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँच गया साउथ चाइना सी में। एक्चुअली वहाँ पहुँचे कैसे, आप ये देखिए, इधर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उसके आगे वियतनाम, हम लोग पहुँच गए वियतनाम। अब वियतनाम हम लोग क्यों आए हैं इस चीज़ को समझते हैं। वियतनाम साउथ चाइना सी के किनारे पे बसा हुआ है और साउथ चाइना सी के जस्ट किनारे पे वियतनाम है। उधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का गजब का भंडार है, मतलब बड़ा भंडार है। तो चाइना बोलता है कि ये मेरा है, मैं तुम्हें खोदने नहीं दूंगा, और वियतनाम को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने नहीं देता है। जब भी वियतनाम निकालने जाता है उस पर सैन्य कार्रवाई कर देता है या अपना शक्ति दिखा करके उसको डरा के भगा देता है। तो अब इंडिया पहुंच गया वियतनाम को बोला टेंशन मत लीजिए, हम निकालते हैं, हमारे साथ चलिए, हम निकालेंगे। और वियतनाम के जो पूरब में प्राकृतिक गैस और ऑयल का भंडार है उससे तेल निकालता है और प्राकृतिक गैस निकालता है। फिर चाइना बोलता है कि नहीं, ये सी तो हमारा है। फिर इंडिया बोलता है हम क्या बोल रहे थे उतने दिनों से, आपकी संप्रभुता है और हमारी संप्रभुता नहीं है। और ऐसा बोलते हुए भारत आज भी तेल और प्राकृतिक गैस निकाल रहा है वहां से। अब फिर से आ जाते हैं हम अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाले जगह पे। अब यहाँ देखिए, ये जो मलक्का की जल संधि है, आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि चाइना का 75 से 80% व्यापार जो है यही से होता है। अर्थात चाइना अगर 100 रुपया कमाता है तो उसका 80 रुपया यही से मिलता है उसको। यहाँ अगर नहीं आएगा तो उसका 80 रुपया वो मिलेगा ही नहीं। तो अगर हमें चाइना कश्मीर में तंग करता है, वहाँ कोई परेशानी खड़ा करता है, तो हम उसको पकड़ेंगे अंडमान के पास। जैसे ही वो मलक्का की जल संधि को पार करेगा, हम उसको पकड़ेंगे, वहां पे उसका गला पकड़ेंगे। जैसे शैतान की जान तोते में बसती थी ना, चाइना की जान यहाँ पे बसती है। अगर उसको यहाँ पे हम लोग पकड़ ले तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। पीछे बताया ही कि अगर 100 में 80 यहीं से इधर ही से जाता है उसको, तो फिर कहाँ से वो ग्रोथ कर पाएगा। तो वो जैसे ही हम उसको यहाँ पकड़ेंगे, वो बोलेगा हम वहाँ से पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे हट जाओ। तब हम बोलेंगे ठीक है, आप वहाँ से पीछे हटो, हम भी हट जाएंगे, और ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको। किसी एक द्वीप समूह से इतना फायदा है तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी है जो उस पर नहीं सोचेगी। तो इस पे सोचते हुए इंडिया की सरकार ने एक प्लान बनाया। और प्लान क्या बनाया, ये देखिए, ये रहा मलक्का की जल संधि। हिंद महासागर में प्रभाव बनाए रखने के लिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये देखिए, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने पिक किया और सोचा कि इसका विकास करेंगे, और इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। अगर भारत वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है तो वो भारत का डिक्लाइन करेगा अर्थव्यवस्था, तो कोई बीच का अल्टरनेट निकालना होगा। और जब तक इस पोर्ट का विकास नहीं करते हम हिंद महासागर में प्रभाव को कम कर सकते हैं चाइना के, वो लगातार बढ़ाता जाएगा। अगर बिना वहाँ पे पोर्ट का विकास किए ले गए तो 2 जहाज लगाएंगे तो चीन भी कहेगा बिना सप्लाई बिना मेंटेनेंस के आप कब तक रहोगे, रहो, देखते हैं कब तक रहते हो। लेकिन एक बार जब इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर लेंगे तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा कि नहीं। है इस चीज़ का एक और फायदा है, भारत इस पोर्ट का विकास करके थिएटर ऑफ वॉर को अपने भूमि से, लैंड से दूर शिफ्ट कर सकता है। अमेरिका हमें ये सिखाता है कि लड़ाई अपनी धरती पे नहीं लड़ी जाती, अपनी धरती से दूर लड़ी जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों में ही वो लड़ाता रहा, कभी लड़ा नहीं, और हमेशा जाता जहाज से बम गिरा के चला आता, कभी खुद पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नॉर्थ अमेरिका में कभी वर्ल्ड वार हुआ ही नहीं, जहाँ भी वर्ल्ड वार हुआ वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। यूरोप में औपनिवेशिक शक्तियाँ थी ना, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सबको धाराशाही कर दिया। अमेरिका कहता था औपनिवेशवाद को ख़त्म करो, और लड़ा मरा के सबको निपटा दिया और खुद सुपर पावर बन गया। तो इंडिया का ये एक थिएटर ऑफ वार बन सकता है, इंडिया की सीमा से काफ़ी दूर। अब इस पे ज़रा सोचते हैं। चाणक्य को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, साप्तांग की थ्योरी। उस साप्तांग की थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट था, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अब आपने देखा ही, यहाँ पर हमें इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए पैसे चाहिए, और वर्ल्ड बैंक से लेंगे तो नुकसान हमारा ही है। तो ढूंढेंगे हम शत्रु का शत्रु कौन है, तो शत्रु का शत्रु है जापान। जापान किसका शत्रु है? चाइना का। बेचारा जापान चाइना से हमेशा परेशान रहता है, कभी कहता है उसके आइलैंड को हथियार लेगा, कभी कहता है अटैक कर देंगे। और इतना ही नहीं, हथियाने तक की बात नहीं रखा, इसने क्या किया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं, उसको इसी ने हथियार दिए हैं। वो जो बॉम्ब है उसके पास, वो इसी का दिया हुआ है, और इसी ने नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर बम दिया है।
और ये दोनों ही देश इसके पूर्णतः कंट्रोल में है, मतलब इसका सब कुछ ये डिसाइड कर सकता है बैठे बैठे। पाकिस्तान चीन से दुश्मनी ले नहीं सकता और नॉर्थ कोरिया चीन के अलावा और किसी से व्यापार भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया उसको आइसोलेटेड कर चुकी है। तो अब एकमात्र सहारा है चीन, तो नॉर्थ कोरिया चीन से भी नहीं उलझेगा। अब क्योंकि चाइना पे नॉर्थ कोरिया निर्भर करता है, पूरा डिपेंडेंसी है उस पर, तो जो चाइना बोलेगा वही करेगा नॉर्थ कोरिया, और कोई उसके पास ऑप्शन है नहीं। और इस शक्ति का उपयोग, मतलब नॉर्थ कोरिया की इस डिपेंडेंसी का उपयोग चाइना खूब करता है। आपको पता ही होगा चाइना यूएसए का ठीक ठाक दुश्मन है, मतलब गजब का इन दोनों में कंपटीशन चलता है। और आपको पता ही होगा जापान और यूएसए दोनों मित्र हैं, और इनमें जितनी ज़्यादा मित्रता बढ़ेगी उतना ज़्यादा चीन के लिए संकट है। तो चाइना क्या करता है, जब भी देखता है कि यूएसए और जापान में मित्रता होने लगी ना, नॉर्थ कोरिया को बहला फुसला के बोलता है चलो अब अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और वो क्या करता है कि इधर से इधर अपना मिसाइल परीक्षण करने लगता है। और जापान को पता है कि परमाणु बम कितना ज़्यादा घातक होता है, उसने हिरोशिमा और नागासाकी को खो दिया है पहले ही, तो अब नहीं चाहता है कि कोई रिस्क ले। तो जैसे ही ऐसा कुछ करेगा नॉर्थ कोरिया, जापान सीधा यूएसए से फोकस हटा के नॉर्थ कोरिया पे शिफ्ट करेगा और उससे बात करने लगेगा, और यही तो चाहता था चाइना। आप ये भी देखते होंगे जब भी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होने लगता है तो पाकिस्तान की सेना कुछ ना कुछ करने लगती है, या तो टेररिज्म को प्रमोट करने लगती है या फायरिंग ज़्यादा होने लगता है। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे जापान को यूएसए से अलग रखने के लिए चाइना रणनीति करता है, वैसे ही इंडिया को पाकिस्तान से अलग रखने के लिए बहुत से देश रणनीति करते हैं, उसमें पाकिस्तान की खुद की आर्मी भी शामिल है। बट अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इससे इंडिया को समझ में आ गया ये सब देख के कि जापान उपछा हुआ है चाइना से, मतलब एकदम क्षुब्ध हो चुका है, और जापान का पॉकेट भी डीप है। इंडिया कहेगा जापान को देखो चाइना को यहाँ घेर रहे हैं, पैसे लगाओगे? जापान बोलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर लगाएंगे। फिर इंडिया अपना प्लान तैयार करेगा, उसके अनुसार जो बजट आएगा वो थमा देगा जापान को, जापान पैसे दे देगा। और 2021 में जापान ने 265 करोड़ की फंडिंग की है ग्रेट निकोबार का विकास करने के लिए, और जैसे ही ये बन के कम्प्लीट होगा 2028 एक्सपेक्टेड डेट है, उसके बाद चाइना हिल नहीं पाएगा हिंद महासागर में, क्योंकि वहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड होगा इंडिया का। तो ये थी इंडिया की आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और अंडमान निकोबार के विकास की यात्रा, और इससे चाइना को क्या थ्रेट मिल सकता है उसकी चर्चा। मैं चाहता तो हूँ कि OBOR को भी डिस्कस करूँ, बट लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की चर्चा करें और इंडिया कैसे चाइना को घेर रहा है और नेकलेस ऑफ डायमंड को गिफ्ट कर रहा है, इसकी चर्चा करें, तो आप ज़रूर लिखें कमेंट में। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली उसी पे आएगा। मैंने कोशिश तो की है कि आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सारी चर्चा कर दो, तो अब सब्सक्राइब करने के लिए बोलना होगा या आप, ठीक है कोई बात नहीं है।